Assalamualaikum students, how are you all? Today this is our first video for class 10th. So we are starting from exercise 3.4, chapter obviously 3, that is variations. Alright, see. So today we have to do a question number 6. Alright, see. This question is कि आपको एक रेशो दे दिया है एंड आपसे कह रहा है कि अगर x and y added to its terms, तो आपको ये प्रूव करना है, यानी कि एक्स एंड वाई जो है वो इन टर्म से ऐड हो रहा है. ठीक है, तो देखिए कैसे हुआ. आपके पास ये रेशियो गिवन था, आपने कहा कि इस रेशियो में एक्स एंड वाई ऐड हो रहा है, तो ए में ऐड हो गया एक्स, बी में ऐड हो गया वाई. आपको अच्छे से पता है एक फार्मूला हम यूज़ करते हैं, जब भी रेशियो आते हैं हमेशा ये प्रोपोर्शनल वाला फार्मूला लगाते हैं. ब्रैकेट्स लगाना मत भूलिएगा इस तरह से, ये बहुत ज़रूरी है. ठीक, देखिए आपको पता है हमेशा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या होता है कि फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई होती है और बीच की दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं. तो जब इस ये ए से बी से मल्टीप्लाई हो तो बन गया ए बी, और ये ए जब वाई से हो तो ए वाई, बी जब ए से हो तो ए बी जब एक्स से हो तो बी एक्स. मैं से बी ए क्यों नहीं लिखा, ए बी क्यों लिखा, बेटा एक ही बात है. ठीक है, ये प्लस ए बी, ये भी प्लस ए बी, जब ये ए बी वहाँ जाएगा तो माइनस ए बी बन जाएगा, तो ये ज़ीरो हो जाएगा. ठीक, तो बच क्या गया ए वाई और यहाँ बच गया बी एक्स. आपने क्या किया, आपको पता है कि आपको क्या चीज़ प्रूव करनी थी. आपको क्वेश्चन ने पहले से ही दिया था कि आपको प्रूव करना है कि एक्स रेशो वाई इज इक्वल्स टू ए रेशो बी. जब मुझे पता है कि मुझे ये प्रूव करना है, तो आप अच्छे से जानते हैं इसको हम हमेशा फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं. ये हमने एक्सरसाइज 3.1 में पढ़ा था कि हम इसको इस फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं. अब आपके पास ये मौजूद है और आपको ये बनाना है, तो खुद देख लो क्या होगा कि यहाँ पे ए है, तो मुझे इस बी को वहाँ ले जाना होगा, तो ए अपॉन बी बन जाएगी. देखिए ये बी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स के साथ, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड. सेम इसी तरह ये वाई ए के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, वहाँ जाके क्या बन जाएगा डिवाइड. तो अगर देखें तो ये इक्वेशन प्रूव हो गई आपकी, बिल्कुल हो गई. लेकिन उसने आपसे फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं मांगी, उसने आपसे रेशियो फॉर्म में मांगी थी. तो आपने रेशियो फॉर्म में कैसे लिखनी होती है, ए रेशो बी इज इक्वल्स टू एक्स रेशो वाई. प्रूव हो गई. तो बस ये इतना सा क्वेश्चन था. आई होप आपको समझ आ गया हो. मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. ठीक है, दिस इज़ अ क्वेश्चन नंबर 7. इसको रीड करें. क्वेश्चन नंबर 7 और 8 बिल्कुल एक जैसे ही, इसलिए मैं स्पेसिफिक क्वेश्चन नंबर 7 बताऊंगी, 8 आप खुद करेंगी. इसमें आपको मेजर ट्राइंगल की 3 साइड्स बता दी गई है. अब वो आपसे कह रहा है अ ट्राइंगल सिमिलर टू इट हैज़ पैरामीटर इक्वल्स टू 160. एक और ट्राइंगल है जो कि इससे जैसा ही, लेकिन उसका सोल्यूशन है, जब उसका पैरामीटर फाइंड आउट करती हूँ तो वो पैरामीटर निकलता है 160 जितना. ये एक ट्राइंगल की साइड्स दी गई है, और कह रहे दूसरा जो ट्राइंगल है उसके जब मैं साइड्स को ऐड, उसकी जब साइड्स का जब मैं पैरामीटर करूँगा तो 160 के बराबर आएगा. तो देखिए आपने मालूम क्या करना, फाइंड द मेजर्स ऑफ इट साइड्स, यानी कि उस ट्राइंगल की साइड्स बतानी है जिसका पेरीमीटर 160 आ रहा है. एक ट्राइंगल आपको दे दिया है 6, 11, 15. दूसरा ट्राइंगल की साइड्स नहीं बताई, वो मालूम करनी है जिसका पेरीमीटर आपको 160 बता दिया है. अब हमने यहाँ क्या किया, हमने यहाँ की अजम्पशंस. ठीक है, हमने अज्यूम किया कि x अपॉन 6 करते हैं तो वो कांस्टेंट के बराबर होगा. ये हमने अज्यूम किया. ये जो जो एक एक साइड हमें दी गई थी, हमने उसको x और y और z से डिवाइड किया. हमने ये अज्यूम किया है कि ये x, ये y, ये z आपकी उस ट्राइंगल की साइड है जिसका पेरीमीटर 160 है, जो कि आपको मालूम करना है. इसी तरह मैंने दूसरा अज्यूम किया y अपॉन 11 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट एंड 15 अपॉन z अपॉन 50 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट. ठीक है, नाउ यू नो कि x के साथ 6 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. 11 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. 15 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. इस तरह मुझे x, y, z की वैल्यूज़ मिल जाएगी. आपको पहले ही बता देंगे कि जब पेरीमीटर निकालना है तो x प्लस वाई प्लस जी हुआ होगा. ज़ाहिर पेरीमीटर का मतलब होता है कि तीनों साइड्स को ऐड किया जाए, तो पेरीमीटर आ जाता है. x, y, z हमें नहीं पता, ऊपर हमने निकाल के रखा हुआ है, वो हमने यहाँ पे वैल्यूज़ प्लॉट कर दिया x, y, z की. ठीक है, आप लिख दीजिएगा पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 4. इसको आप इक्वेशन नंबर 4 बनाते बोले. ठीक है, x की वैल्यू थी आपके पास 6K, y की वैल्यू थी 11K, z की वैल्यू थी 15K. कोई प्रॉब्लम.
नाउ यू नो कि ये तीनों के में है, आप डायरेक्ट इनको प्लस कर लें। मैंने क्या किया, के कॉमन करके प्लस किया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप डायरेक्ट भी प्लस कर सकते हैं क्योंकि तीनों के साथ ही है। तो जब इन्हें प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 32। दोनों सूत्रों में 32 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 160 से जब 32 डिवाइड हो गया तो आंसर आ जाएगा 5। सो नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ के। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि के की वैल्यू जब हम यहाँ पुट करेंगे इक्वेशन 1 में तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, जब यही के की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो वाई की आ जाएगी, और जब ये इक्वेशन में 3 में पुट करेंगे तो जी की आ जाएगी। तो आपके पास तीनों साइड्स मौजूद हो गई अब इजीली। सी यही किया हमने, ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें, आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम हो नहीं। फिर भी अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम फेस करें तो काइंडली टेल मी, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल इसी के जैसा है, आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन 5 नहीं करना चाहिए, क्वेश्चन 5 भी बिल्कुल वैसा ही जैसे हमने क्वेश्चन 4 पढ़ा था, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। आई होप ये आपको समझ आ गया हो। आज के लिए फ़िलहाल सिर्फ इतना ही बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिए, SOPs को ज़रूर फॉलो कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर मुझसे पूछें। अल्लाह हाफ़िज़।